हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं महा मैराथन सीरीज। अर्थात कहने का मतलब है महा मैराथन सीरीज के अंतर्गत क्लास 12th के टॉप 100 वायरल क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बिना विलंब के क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। तो क्वेश्चन है हमारा, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। तो बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य जो है ना सबसे कम होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों, आज इस महा मैराथन सीरीज के अंतर्गत टॉप 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस 100 क्वेश्चंस में से आपको जिस जिस क्वेश्चंस का जवाब पहले से पता हो तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे और लास्ट में अपना टोटल स्कोर कितना 100 में से सही कर पाए हैं वो लिख के ही जाएंगे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दृश्य स्पेक्ट्रम में किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो दृश्य स्पेक्ट्रम में जो है ना तरंग दैर्घ्य किस रंग का सबसे तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, तो वो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, गोली दर्पण को जल में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी क्या होगी। मतलब जब गोली दर्पण को जल में डुबाते हैं तो उसकी फोकस दूरी अपरिवर्तित रहती है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि ना ही तो वो घटेगी या ना ही बड़ी बढ़ेगी और ना ही शून्य होगी, जैसा है वैसा ही रहेगी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब होता है। तो पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है, वह जो है ना आभासी, वो सीधा होता है। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है। तो प्रकाश वर्ष जो है ना 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो प्रकाश वर्ष क्या है, आपके लिए एक क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष क्या है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। प्रकाश वर्ष क्या है, मतलब प्रकाश वर्ष के द्वारा किसको मापते हैं, प्रकाश वर्ष है क्या। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है। तो प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता किस पे निर्भर करती है। तो यह जो है ना, तो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त होता है तो निकोल प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। तो निकोल प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। दोस्तों, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहेंगे, आंसर की गति को कम नहीं होने देंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, यंग के द्विछिद्र योग में फ्रिज चौड़ाई निर्भर करती है। तो किस पे निर्भर करती है, तो यह जो है ना पर्दे की दूरी पर निर्भर करती है। यहाँ पे तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है। तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है। तो क्या प्रदर्शित करता है, यह जो है ना ध्रुवन को प्रदर्शित करता है, इसीलिए यह अनुप्रस्थ तरंग है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में परावर्तन गुणांक होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में परावर्तन गुणांक होता है, यह जो है ना यह एक होता है। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा आप लोगों का। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, मृग मरीचिका का कारण है। तो मृग मरीचिका का कारण क्या है, तो यह अपवर्तन व पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैसी होती है, यह जो है ना अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा
ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, तले तालाब की तली ऊपर उठी हुई दिखाई देती है क्योंकि? तालाब की तली ऊपर उठी हुई दिखाई देती है क्यों? क्योंकि यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है ना, तालाब की तली ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण पे बनता है? तो यह जो है ना अवतल दर्पण में बनता है। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और जिस जिस क्वेश्चन का जवाब आपको पता हो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देते रहेंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, फिनहॉल कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फिनहॉल कैमरा जो है ना, फिनहॉल कैमरा रेखीय प्रसारण सिद्धांत पे कार्य करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक है, मतलब जल का कांच के साथ अपवर्तनांक है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 8/9। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 8/9। तो यहाँ सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, जल में वायु का बुलबुला चमकता है क्योंकि? क्यों चमकता है? तो यह जो है ना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश का मुड़ना कहलाता है। तो प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? तो प्रकाश का मुड़ना यह अपवर्तन कहलाता है। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और विवर्तन किसे कहते हैं? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। विवर्तन किसे कहते हैं इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, कांच से हवा में जाने पर किस रंग का क्रांति कोण सबसे कम होता है? तो कांच से हवा में जाने पर बैगनी रंग का जो है ना क्रांति कोण सबसे कम होता है। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, किस पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो किस पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। यह कितना होता है? 2.42 होता है, 2.42 होता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? अभी हम पीछे ही क्वेश्चंस में देखे तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, इसका जवाब हम नहीं देंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। तो प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होता है? तो निर्वात में जो है ना प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, माध्यम बदलने पर कौन सी राशि नहीं बदलती है? तो माध्यम बदलने पर कौन सी राशि नहीं बदलती है? तो यहाँ पे जो है ना आवृत्ति, आवृत्ति जो है नहीं बदलती है। जब किसी जैसे सघन माध्यम से प्रकाश किरण विरल माध्यम या निर्वात में जाता है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होगा? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होगा। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, दो उत्तल लेंस संपर्क में हो तो समतुल्य लेंस होगा। तो जब दो उत्तल लेंस लेंस के संपर्क में हो तो समतुल्य लेंस होगा। तो इनमें से कोई नहीं होगा आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, कांच का अवतल लेंस जल में डुबाने पर क्या होता है? तो कांच का अवतल लेंस जब जल में डुबाते हैं तब जो है ना इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति होती है। तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति होती है तो 5 डायोप्टर होती है। तो इसका फॉर्मूला होता है P = 1/f। ये आप निकाल सकते हैं इसके फॉर्मूला पे। तो अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है हमारा, लेंस में प्रवेश करने वाली श्वेत प्रकाश में परिवर्तन होता है। तो लेंस में जब भी प्रवेश करने वाली श्वेत प्रकाश में परिवर्तन, क्या परिवर्तन होता है श्वेत प्रकाश में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, इसका केवल तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होता है। केवल तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आप अपना आंसर की रफ्तार को कम नहीं होने देंगे, आंसर देते रहेंगे। अब क्या बोल है हमारा क्वेश्चन, -15 डायोप्टर प्लस 5 डायोप्टर लेंस की समतुल्य फोकस दूरी होगी। तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो -10 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, आंखों के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो आंखों के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, यह जो है ना वास्तविक वो उल्टा होता है। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। और आप लोगों से एक क्वेश्चन कि आंखों पर रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जब वास्तविक और उल्टा है तो हमें वो सीधा क्यों दिखाई देता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे के ही जाएंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, निकट दृष्टि दोष का निवारण है। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी आवर्धन क्षमता होती है m बराबर 1 + d/f। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी सही हो जाएगा, बी सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली बढ़ाने पर क्या होता है? तो यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली बढ़ाने पर उसकी आवर्धन बढ़ता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, खगोलीय दूरदर्शी का अंतिम प्रतिबिंब होता है। तो खगोलीय दूरदर्शी का अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है? तो दूरदर्शी का अंतिम प्रतिबिंब आभासी व उल्टा होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, दीर्घ दृष्टि दोष लेंस के लिए प्रयुक्त होते हैं। मतलब दीर्घ दृष्टि दोष के लिए प्रयुक्त होते हैं। कौन सा लेंस दीर्घ दृष्टि दोष के लिए प्रयुक्त होते हैं? तो वह उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शी की नली होती है। तो सामान्य समायोजन में दूरदर्शी की खगोलीय होती है। यह जो है ना एफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सही आंसर एफ ई होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ण विस्थापन का दोष नहीं पाया जाता है। तो वर्ण विस्थापन का दोष नहीं पाया जाता है, तो किसमें नहीं पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परावर्तक पर दूरदर्शी में, परावर्तक दूरदर्शी में। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, बेलनाकार लेंस का उपयोग होता है। तो बेलनाकार लेंस का उपयोग किसमें होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का, बेलनाकार लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब आप लोगों का। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामान्य संयोजन में खगोलीय दूरदर्शी का आवर्धन क्षमता होता है। तो सामान्य संयोजन में खगोलीय दूरदर्शी का होता है तो -FO/FE। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण है। तो पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण जो है ना, यह जो है ना विवर्तन के कारण जो है ना पतली झिल्ली रंगीन दिखता है। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि? आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? यह परिकिरण के कारण नीला दिखाई देता है। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, स्लैब में प्रवेश पर प्रकाश का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? तो स्लैब में प्रवेश पर प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का, इसमें समान रहता है, तरंगदैर्घ्य समान रहता है। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है? तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से जो है इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडल न होने पर आकाश का रंग कैसा दिखेगा? तो वायुमंडल न होने पर आकाश का रंग काला दिखाई देगा। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश के रंग का कारण है। तो प्रकाश के रंग का कारण है, तो क्या कारण है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आवृत्ति। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन होता है। तो पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन होता है तो μ-1 इंटू ए। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, समांतर सतह वाली कांच की पट्टी शक्ति होती है। कांच की पट्टी की शक्ति होती है। तो समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है तो कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शून्य होती है। तो शून्य होती है, तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, खगोलीय दूरदर्शी में होता है। तो खगोलीय दूरदर्शी में क्या होता है? तो इनमें से कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरल सूक्ष्मदर्शी का प्रतिबिंब होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी का प्रतिबिंब कैसा होता है? तो यह आभासी व सीधा होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी का प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी व सीधा होता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष है तो क्या है प्रकाश वर्ष? अभी पीछे क्वेश्चन भी किए थे आप लोगों से, आप लोग अगर जवाब नहीं दिए हैं तो हम दे देते हैं। तो प्रकाश वर्ष है, यह दूरी की इकाई है। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, स्वस्थ आंखों के लिए लेंस की फोकस दूरी होती है। तो स्वस्थ आंखों के लिए लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, 4 डायोप्टर लेंस की फोकस दूरी होती है। तो 4 डायोप्टर लेंस की फोकस दूरी होती है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सही आंसर जवाब हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीरे का क्रांतिक कोण होता है। तो हीरे का क्रांतिक कोण कितना होता है? तो हीरे का क्रांतिक कोण 24.4 डिग्री होता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, कांच का क्रांतिक कोण लगभग होता है। तो कांच का क्रांतिक कोण कितना होता है? तो कांच का क्रांतिक कोण जो है ना, यह 42 डिग्री होता है। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, संपर्कित लेंसों की शक्ति होती है। तो संपर्कित लेंसों की शक्ति कितनी होती है? तो यह जो है ना P1 प्लस P2 होती है। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है। तो लेजर क्रिया के लिए क्या आवश्यक है? तो लेजर क्रिया के लिए संख्या परिवर्तन आवश्यक है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेजर का आविष्कार कब हुआ था? तो लेजर का आविष्कार कब हुआ था? यह जो है 1960 में हुआ था। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, व्यक्तिकरण का कारण है। तो व्यक्तिकरण का कारण क्या है? तो व्यक्तिकरण का कारण आयाम है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई है। तो विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई कितनी है? तो यह जो है ना अनंत है। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश की कनिका सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रकाश का कनिका सिद्धांत किसने दिया था? तो यह जो है ना न्यूटन साहब ने दिए थे, सर आइजक न्यूटन साहब ने दिए थे। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का रंग निर्भर करता है। तो तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का रंग निर्भर करता है। तो किस पे निर्भर करता है? तो यह जो है ना तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे सही आंसर बी एंड सी दोनों हो जाएगा, बहुत हो जाएगा यहाँ पे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्वितीयक तरंगिका
का अवधारणा होती है, तो द्वितीयक तरंगिका की अवधारणा किसने दी थी? तो यह जो है ना द्वितीयक तरंगिका का अवधारणा हाइगन्स ने दी थी। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, बिंदु स्रोत से सीमित दूर पर तरंगाग्र होते हैं। तो बिंदु स्रोत से सीमित दूरी पर तरंगाग्र कितना होता है? तो यह जो है ना गोलाकार होता है। कैसा होता है तरंगाग्र? गोलाकार होता है। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, पतली फिल्म के रंग का कारण है। तो पतली फिल्म के रंग का कारण क्या है? तो यह जो है ना व्यतिकरण है। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, फ्रिज की चौड़ाई समानुपाती होती है। तो फ्रिज की चौड़ाई समानुपाती है, तो किसके समानुपाती होती है? यह तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होती है। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देख अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न हमारा बूस्टर का नियम है। तो बूस्टर का नियम क्या है? बूस्टर का नियम क्या है? बूस्टर का नियम है म्यू बराबर 10 IP। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, व्यतिकरण में पुनरावृत्ति वितरित पुनर्वितरित वितरित होती है। तो व्यतिकरण में पुनर्वितरित क्या होती है? तो इसमें जो है ना ऊर्जा पुनः वितरित होती है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, जीवाश्म की आयु ज्ञात की जाती है। तो किससे ज्ञात की जाती है? तो यह कार्बन डेटिंग से की जाती है। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव में निर्भर करता है। तो फोटो इलेक्ट्रॉनिक जो है ना प्रभाव निर्भर करते हैं। तो यह जो है ना प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर करेक्ट जवाब आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। तो फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा किस पे निर्भर करती है? तो यह जो है ना आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, प्लांक नियतांक का मात्रक है। तो प्लांक नियतांक का मात्रक क्या है? तो प्लांक नियतांक का मात्रक जूल पर सेकंड है, जूल सेकंड है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों हम आपके लिए एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहते हैं। अगर आप लोगों को मात्रक में कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कीजिए, उसके लिए एक स्पेशल वीडियो मात्रक के लिए एक स्पेशल वीडियो डालेंगे जिसमें सिर्फ मात्रक डील किया होगा और अच्छे से समझाया जाएगा। तो उसके लिए कमेंट करें। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य निर्भर करता है। तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य निर्भर करता है, तो किस पे निर्भर करता है? तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य निर्भर करता है, यह जो है संवेग पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, हाइड्रोजन वर्ग अनिश्चितता सिद्धांत लागू है। तो किसके लिए लागू है? तो यहाँ पे सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा, यह केवल सूक्ष्म कणों पर लागू है। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किस श्रेणी में दृश्य होता है? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किस श्रेणी में दृश्य होता है? तो यह बामर श्रेणी में दृश्य होता है। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला, परमाणु की स्थिरता का कारण है। तो परमाणु का स्थिरता का कारण क्या है? नाभिकीय बल। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, नाभिक में प्रोटॉन को बांधने वाला बल है। तो नाभिक में प्रोटॉन को बांधने वाला बल कौन सा है? तो यह प्रबल नाभिकीय बल होता है। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, नाभिकीय बंधन ऊर्जा होती है। तो नाभिकीय बंधन ऊर्जा कैसी होती है? मीटर इंटू सी स्क्वायर, एम सी स्क्वायर। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, नाभिकीय विखंडन में होता है। तो यह भारी नाभिक टूटता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन में होता है विखंडन।
यहाँ पे वर्ड से ही होता है विखंडन, मतलब टूटना। तो यहाँ पे जो है ना भारी नाभिक टूटते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, नाभिकीय संलयन होता है। तो नाभिकीय संलयन किसमें होता है? तो सूर्य में जो है नाभिकीय संलयन होता है। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, रेडियोधर्मी की खोज किसने की है? तो रेडियोधर्मी की खोज किसने की है? तो रेडियोधर्मी की खोज बैकरेल ने की है। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, अल्फा किरणें होती है। तो अल्फा किरणें कैसी होती है? तो यह हीलियम नाभिक होते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, बीटा किरणें होती हैं। तो बीटा किरणें कौन सी होती है? तो बीटा किरणें जो है ना, बीटा किरणें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, गामा किरणें होती हैं। तो गामा किरणें कैसी होती है? तो गामा किरणें जो है ना, गामा किरणें, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, रेडियो धर्मी क्षय की दर निर्भर करती है। तो यह किस पे निर्भर करती है? तो यह किसी पर भी निर्भर नहीं करती है। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, आयु अर्धायु का मात्रक है। तो अर्धायु का मात्रक सेकेंड होता है। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, ट्रांजिस्टर का उपयोग होता है। तो ट्रांजिस्टर का उपयोग जो है ना, रेक्टिफिकेशन में होता है। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, डायोड में धारा प्रवाहित होती है। तो डायोड में जो है ना एक दिशा प्रभावित होती है। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, पीएन जंक्शन बनाता है। तो पीएन जंक्शन क्या बनाता है? तो यह पीएन जंक्शन बनाता है। तो यह अर्धचालक बनाता है। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, एलईडी का पूर्ण रूप है। तो एलईडी का पूर्ण रूप लाइट एमिटिंग डायोड है। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, लॉजिक गेट यानी कि एंड में आउटपुट एक होगा तब जब, कब होगा? आउटपुट एक होगा कब होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा, सभी इनपुट एक होगा तब। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, नैंड गेट को कहा जाता है। तो नैंड गेट को क्या कहा जाता है? तो नैंड गेट को जो है ना, नैंड गेट को सार्वभौमिक कहा जाता है। तो यहाँ पे सही सार्वभौमिक गेट कहा जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, संचार में प्रयुक्त तरंग होते हैं। तो संचार में प्रयुक्त तरंग कैसा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, संचार में प्रयुक्त तरंग का कैसा होता है? विद्युत चुंबकीय। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, एफ एम में परिवर्तन होता है। तो एफ एम में परिवर्तन होता है, किसके कारण परिवर्तन होता है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका, एफएम में परिवर्तन होता है किसके कारण? आवृत्ति के कारण। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, एएम में परिवर्तन होता है। तो एएम में परिवर्तन क्या होता है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, तो एएम में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका आयाम में। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, उपग्रह संचार में प्रयोग होता है। तो उपग्रह संचार में प्रयोग होता है, तो माइक्रोवेव का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, फाइबर ऑप्टिक्स आधारित है। तो फाइबर ऑप्टिक्स जो है ना, यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों यही था हमारा टॉप 100 क्वेश्चंस। आशा करता हूँ कि कम टाइम में ज़्यादा रिसोर्स उपलब्ध कराने की कोशिश की गई है। तो ऐसे ही वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला किस सब्जेक्ट का वीडियो दूं आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे।
और इम्पोर्टेंट बात, आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो लिखे ही जाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है भी है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।